जय तो भारतम बंधुओं। बंधुओं, हमने डे 8 के क्लास में प्रथम अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा। उसके बाद प्रथम तुर्क आक्रांता महमूद गजनवी को पढ़ा। हमने ये भी देखा कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने के बाद भी इसे अफ़गान आक्रांता क्यों नहीं कहा जाता, क्यों तुर्क आक्रांता कहा जाता है। हमने देखा कि 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच इसने महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए भारत पर, 17 बार भारत को लूटा। हाँ, इसने 1001 में सबसे पहला आक्रमण जो किया वो हिंदू शाही शासक राजा जयपाल पर किया। उसमें जयपाल पराजित हुए और पराजय के शर्म से उन्होंने आत्मदाह कर लिया। फिर 2 आक्रमण इसके महत्वपूर्ण जो दिखते हैं वो 1018 का कन्नौज आक्रमण और 1025 का सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर को उसने कैसे लूटा, ये सब हमने देखा। आज की क्लास में हम इसके आगे मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी सब कथा आप जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान से कैसे संघर्ष होता है। हम तो कहते हैं कि हमारे हिस्ट्री की किताब में इस टॉपिक को मोहम्मद गौरी के नाम से ना पढ़ाया जाए, पृथ्वीराज चौहान के ही नाम से पढ़ाया जाए। लेकिन हमारी चाहत मंजूर हो एनसीईआरटी को, ये ज़रूरी तो नहीं। खैर, मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी को इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उनका उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं, भारत को लूटना था। तो मोहम्मद गौरी को आप देखेंगे, मोहम्मद गौरी, ये भी गजनी से ही था और ये भी तुर्क आक्रांता ही था। ये भी गजनी से था। इसने 1075 से लेकर 1175 से लेकर 1182 तक भारत पर कई आक्रमण किए। ऊपर दिख नहीं रहा है। तो 1175 में इसने सबसे पहले मुल्तान को जीता। मुल्तान के बाद ये आगे बढ़ा। 1178 में इसने चालुक्यों पर आक्रमण किया, सोलंकी चालुक्य। लेकिन चालुक्यों ने पराजित कर दिया। किसे? मोहम्मद गौरी को। उस समय शासन था मूलराज प्रथम का, मूलराज प्रथम का, जिन्हें भीम द्वितीय भी कहा जाता है। इनकी माता थी नायिका, माता नायिका। इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। और माँ बेटे के संयोजन वाले नेतृत्व की इस सेना ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी हार गया। फिर दूसरे चरण में इसने संघर्ष शुरू किया, आगे बढ़ा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उस समय जब चालुक्यों पर इसने आक्रमण किया गुजरात में, उस समय पृथ्वीराज चौहान अजमेर में 11 वर्ष के एक बालक थे। 11 वर्ष के थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के थे। ग्यारह वर्ष इनकी आयु थी और इनके पिता की उस समय मृत्यु हो चुकी थी। पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अजमेर को भय सताने लगा कि मोहम्मद गौरी आ चुका है। अगर चालुक्यों को ये पराजित करके आगे बढ़ गया, राजस्थान में आ गया, तो हमें भी पराजित कर दे, क्योंकि हमारे राजा तो है नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और युवराज तो 11 वर्ष के हैं। लेकिन राज्य का शासन किसी को तो संभालना होगा, क्योंकि आक्रांता बैठा हुआ है आकर। जानेगा जब कोई राजा नहीं है तो वो और बढ़ के आगे आक्रमण करने लगेगा। दिक्कत की बात है भाई। तो इन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में ही पृथ्वीराज चौहान को शासन सौंपा। पृथ्वीराज चौहान शासक बने, उसी समय गद्दी को संभाला इतनी छोटी आयु में। और पृथ्वीराज चौहान की माता जो थी, माता कपूरा देवी, तो कपूरा देवी के पिता थे अनंगपाल, उनकी एकमात्र पुत्री थी वो कपूरा देवी। तो कपूरा देवी अपने पिता अनंगपाल की एक लौती बेटी थी, जो कि दिल्ली के शासक थे अनंगपाल। तो उनका कोई उत्तराधिकारी था नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा दौहित्र, हमारा नाती जो पृथ्वीराज है, वही दिल्ली का भी उत्तराधिकारी होगा। तो दिल्ली भी मिल गया पृथ्वीराज चौहान को। तो दिल्ली और अजमेर दोनों पर इन्होंने शासन किया। दूसरे चरण में बाद में गजनी फिर से आगे बढ़ने लगा 1182 के बाद, और आगे बढ़ते बढ़ते ये आ गया भटिंडा तक। कहाँ तक आ गया? भटिंडा तक।
पंजाब का जो भटिंडा है वहाँ तक पहुँच गया। भटिंडा, और इसी को अपने उपराजधानी बनाई, इसी पर यहाँ यहीं पर यह रहने लगा। गजनी में नहीं रहता, अब यहीं पर रहता, भटिंडा में ही, और यहीं से आगे की रणनीति बनाता कि आगे कैसे हमें अपने राज्य का विस्तार करना है। ये बात पता चली पृथ्वीराज चौहान को, उस समय तो बड़े हो चुके थे, तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि इसे भगाना है। ये विदेशी आक्रांता हिंद की सरजमी पर अपने कदम कैसे रख दिया इसने, इसके पाँव को उखाड़ कर फेंक देना है गजनी में फिर से इसे। तो युद्ध हुआ। ये भटिंडा के पास जो तराइन का मैदान है वहीं पर युद्ध हुआ, वहीं पर लड़ाई हुई। तराइन का प्रथम युद्ध बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट। तो बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया, बुरी तरह से हराया। पूरी सेना सब भागने लगी, जो भाग गया वो बच गया, जो रुक गया वो मर गया, क्योंकि उसूल था ना कि निहत्थे पर हम वार नहीं करेंगे, भागते हुए पर हम पीछे वार नहीं करेंगे, सामने से मारेंगे, ये उसूल था। हमारे यहाँ तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार गौरी को हराया और उसे जीवन दान दिया, उसे छोड़ दिया। हालांकि हमें इतिहास में ये दो ही युद्ध के बारे में बताया जाता है, तराइन प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, यही दो बताया जाता है। कई अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग महाकाव्यों में अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है कि 22 बार हराएं, कोई कहता है 18 बार, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और मुस्लिम जो लेखक होते हैं वो सब क्या लिखते हैं कि 2 बार युद्ध हुआ था, एक ही बार युद्ध हुआ था जो तराइन द्वितीय, तराइन फर्स्ट को कोई मानता ही नहीं है। और हिंदू जैन जितने भी लेखक हैं वो लिखते हैं कि 22 बार, कोई 18 बार, इस तरह करके। तो लेकिन हम 2 इतिहास में पढ़े, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड। तराइन फर्स्ट की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। कब हुआ था तराइन प्रथम? 1191 में। 1191 में हुआ था तराइन फर्स्ट का युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। दूसरे तराइन द्वितीय में, तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद की गद्दारी के चलते पृथ्वीराज चौहान हार गए। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई जयचंद की गद्दारी के चलते। जयचंद कौन था? कन्नौज का शासक था, कन्नौज पर उसका शासन था, कन्नौज पर शासन था जयचंद का। जयचंद शुरू से ही ईर्ष्या रखता था पृथ्वीराज चौहान के प्रति, जलन का भाव रखता था, और उस पर से जले पे नमक छिड़कने का काम ये हुआ कि जो जयचंद की बेटी थी संयोगिता को दिख गया पृथ्वीराज चौहान का चित्र, और पृथ्वीराज चौहान को भी दिख गया संयोगिता का चित्र। मिल गया दोनों को एक दूसरे का चित्र, और चित्र देखकर ही ये दोनों आपस में प्रेम करने लगे। जयचंद को ये स्वीकार नहीं था कि उसकी बेटी का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हो। जयचंद को ये स्वीकार नहीं था, तो उसने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उसमें सब राजाओं को बुलाया, सब राजपूत राजाओं को बुलाया, बस पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और एक काम किया कि स्वयंवर सभा में पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल के स्थान पर रखा, माने उसे द्वारपाल दिखाया पृथ्वीराज चौहान को। संयोगिता ने एक पत्र लिखा पृथ्वीराज चौहान के पास, वो पत्र पहुंचा, चंद्रवरदाई ने दिया जो उनके मित्र थे। संयोगिता लिखती हैं कि मैं आपके सिवा किसी दूसरे के गले में वरमाला नहीं पहनाऊंगी, आप आओ, मुझे ले जाओ। चंद्रवरदाई कहते हैं जाइए भाभी जी को लेकर आइए। तो पृथ्वीराज चौहान जाते हैं। उधर स्वयंवर सभा में संयोगिता किसी को वरमाला नहीं पहनाती हैं, जो वो मूर्ति होती है पृथ्वीराज चौहान की, उस मूर्ति को ही ले जाकर वो वरमाला पहना लेती हैं। इतने में पृथ्वीराज चौहान पहुँचते हैं, कहते हैं कि मेरे मूर्ति पर इन्होंने वरमाला चढ़ाया है, पहनाया है मेरे मूर्ति को, तो इन्होंने मेरा वर्ण किया है, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ, जो मुझे रोक सकता है वो रोक ले। तो लेकर चले जाते हैं। जयचंद का घोर अपमान सहन कैसे करें, इसे पता चलता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष के बारे में, कैसे संघर्ष हो रहा है इन दोनों के बीच में। ये पहुंच जाता है मोहम्मद गौरी के पास गजनी। जयचंद कहाँ पहुंच जाता है? गजनी। ये पहुंच जाता है गजनी, और गजनी जाकर ये कहता है मोहम्मद गौरी से कि आप चलो, इस बार आपकी जीत सुनिश्चित है। हम
आपके साथ हैं, हमारी सेना आपके साथ है, हम दोनों की सेना मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हराएगी और पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचने के गुप्त रास्तों को भी हम बताएंगे, बहुत सारी जानकारियाँ, गुप्त जानकारियाँ आपको बताएंगे जिससे आपके लिए सहज होगा उसे हराना। तो गौरी कहता है कि तुम हमारी मदद के लिए आ गए हो, पृथ्वीराज चौहान की मदद के लिए अनेक राजपूत राजा आ जाएं तो कहता है जयचंद कि ऐसा नहीं होगा, हम सब राजाओं को उसके खिलाफ भड़का कर रखे हैं और सब राजा उससे रुष्ट भी हैं। क्यों रुष्ट हैं? कि उस स्वयंवर सभा में वो सब राजा आए थे, उन सब राजाओं का अपमान हुआ, सब राजा इस आस में आए थे कि संयोगिता से हमारा विवाह होगा और पृथ्वीराज चौहान लेकर चला गया। तो सब उससे रुष्ट हैं, उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। सब राजाओं को भड़काता था जयचंद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। गजनी तो गौरी को लेकर आया गजनी से, दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराया, वो भी छल से। दिन का युद्ध समाप्त हो जाता था तो रात में विश्राम करती है सेना, रात्रि में युद्ध नहीं होता, ऐसा नियम हमारे यहाँ। लेकिन जब सेना विश्राम करने लगी तो वो चुपके से घात लगा के उन्होंने रात्रि में ही आक्रमण कर दिया, ऐसा काम करते थे। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और जब उन्हें पराजित कर दिया तो जयचंद ने कहा कि जो भी आपने जीता है, पंजाब, अजमेर, दिल्ली, सब राज्य हमको दे दो, सौंप दो छत्रक के रूप में, हम इसका आपका प्रतिनिधि बनकर हम इस पर शासन करेंगे, आपके प्रतिनिधि बनकर, राज्य आपका ही रहेगा। गौरी बोला कि तुम अपने यहाँ के, अपने देश के राजा के साथ गद्दारी कर सकते हो, अपने देश के साथ गद्दारी कर सकते हो, तो हमको क्या छोड़ दोगे? जयचंद को मार दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जयचंद चला गया। देखिए, इतनी सरलता से तो हमने कह दिया कि जयचंद को मार दिया, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया, लेकिन जयचंद को मारने के लिए पूरा एक युद्ध लड़ना पड़ा। उस युद्ध को इतिहास में चंदावर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ चंदावर। तो बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया, उसे मार दिया और पंजाब जो उसका खोया हुआ था वो उसे तो मिला, अजमेर मिला, दिल्ली मिला ही पृथ्वीराज चौहान का अजमेर दिल्ली, लेकिन साथ में अब उसे कन्नौज भी मिल गया। तो ऐसी कहानी रही। अब इसने क्या किया कि इसका एक गुलाम था, गौरी का एक गुलाम था, नाम था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कहा इसे कि तुम हमारे प्रतिनिधि बनकर इस पर शासन करो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन की शुरुआत की और जिस वंश की नींव रखी वो वंश था गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। इसे गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। उस समय प्रथा चलती थी, छोटे बच्चों को बेच दिया जाता था, एक दूसरे को बेचता था, दूसरा तीसरे को बेचता था, तीसरा चौथे को बेचता था। इस तरह से करके 19 बार कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचा गया और 20वीं बार इसे खरीदने वाला था मोहम्मद गौरी। सबसे इसका वफादार गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कहा तुम शासन करो। तो जिस वंश की शुरुआत हुई उस वंश का नाम था गुलाम वंश। देखिएगा जरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की थी। कुतुबी वंश, देखिए कुतुबी वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, नाम था इल्तुमिश, वो इसका दामाद भी बना आगे चलकर। तो इल्तुमिश ने शमसी वंश की स्थापना की। किस वंश की? इल्तुमिश ने शमसी वंश की स्थापना की, शमसी वंश की। इसके बाद इसका एक गुलाम, क्योंकि इल्तुमिश ने एक गुलाम अधिकारियों का एक समूह बनाया था, तुर्किश चहलगानी, जिसमें 40 लोग थे, 40 सदस्य थे। उन्हीं 40 में से एक सदस्य था बलबन, जिसने बलबनी वंश की स्थापना की। कुतुबी के बाद शमसी, शमसी के बाद बलबनी। लेकिन इन तीनों वंशों को गुलाम वंश कहा गया। तीनों वंशों को गुलाम वंश कहा गया। क्या कहा गया? गुलाम वंश। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों गुलाम थे, तीनों के तीनों गुलाम थे। तो ये गुलाम वंश, तीनों ही वंश गुलाम वंश कहलाते हैं। चाहे आप कुतुबी कहिए, चाहे शमसी कहिए, चाहे क्या कहते हैं बलबनी कहिए, तीनों ये कही हैं गुलाम वंश। ठीक। तो
गुलाम वंश के कई नाम, गुलाम वंश को आप दास वंश कह लीजिए, इसको आप इल्बरी वंश कह लीजिए, इसको आप ममलूक वंश कह लीजिए, अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, हाँ, इल्बरी डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी, इस तरह से कई नाम हैं गुलाम वंश के, सब एक ही है। और बलबनी जो था ये क्या कहता था, ये बलबनी ये कहता था, ये मोहम्मद गौरी की आत्मा को याद करके कहता था, उनकी आत्मा से दुआ करता था, कहता था कि हे गौरी जी, आप ना हमको ना कीजिए पास, जैसे बेस्ट स्टूडेंट हूँ और मैं आपके सर्वेंट के सर्वेंट का सर्वेंट हूँ। काहे कहता था, काहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का सर्वेंट, नौकर, इसका नौकर ई तो नौकर के नौकर का, इसका नौकर ई तो नौकर के नौकर का नौकर, तो कीजिए पास जैसे बेस्ट स्टूडेंट हूँ मैं आपके सर्वेंट के सर्वेंट का सर्वेंट हूँ। पास क्या करना है कि हम बढ़िया से शासन का को चला सकें, इतना भर का पास कर दीजिए हमको कि इतिहास में हमारा भी नाम लिया जाए। अब वो गौरी पास करेगा कौन चीज़ होगा, खुदे 17 बार फेल हुआ था, वो क्या पास करेगा। हाँ, शायद भगवान जी इसको पास कर दिए, नाम आज भी लिया जाता है बलबन का इतिहास में। फिर हम देखें इधर पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से मोहम्मद गौरी अपने साथ गजनी ले गए, गजनी ले गए। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस टाइम को। तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ये गजनी ले गया साथ में, कहा कि तुम हमको 17 बार माफ़ कर दिया, हम गलती नहीं करेंगे, लेकिन फिर से तुम भी हमारे तरफ हम पर आक्रमण करो। लेकर गया गजनी, गजनी में बंदी बना के रखा, बहुत अत्याचार किए, बहुत अत्याचार किए। उनकी आंखें फोड़ दी गई, गर्म सलाखों से, लोहे के गर्म सलाखों से आंखें फोड़ दी गई। चंद्रबरदाई को पता चला इन सबके विषय में, जो इनके घनिष्ठ मित्र थे। चंद्रबरदाई लिखे थे पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई का ही लिखा हुआ ग्रंथ है, काव्य है, महाकाव्य, नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इसी में वर्णन है कि दिलवाड़ा के माउंट टापू पे, राजस्थान के दिलवाड़ा पे में अग्निकुंड से 4 सूर्य वंशों की उत्पत्ति होती है, राजवंशों की उत्पत्ति होती है, जिसमें चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार, उसी में से चौहान है। और उसी चौहान के सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान। ये पूरी पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी इसमें मिलती है पृथ्वीराज रासो में। उन्हीं के मित्र थे चंद्रबरदाई, राजकवि भी थे इनके। तो यही लिखते हैं, चंद्रबरदाई को जब पता चला कि बंदी बना के पृथ्वीराज चौहान को ले गया गौरी, परम मित्र, तो उनकी रक्षा के लिए ये पीछे पीछे भागे गए, गजनी पहुँचे। गजनी पहुँचकर मोहम्मद गौरी के ये वफादार बनने का नाटक करने लगे। हाँ कि हम तो राजकवि थे, पृथ्वीराज चौहान के उनके बारे में लिखते थे, हम आपके भी बारे में लिखेंगे, आपने उन्हें हरा दिया, पराजित कर दिया, आप महान हो, आपके बारे में भी लिखेंगे, आप अपने दरबार में रहने की अनुमति हमें दे दो। धीरे धीरे करके अपने बस में कर लिया, बात मनवा लिया और वफादार धीरे धीरे बन गए। किसके? मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी की नज़र में अब इनके वफादार आदमी थे। हमेशा षड्यंत्र रचते रहें, किसी प्रकार से मार दें हम मोहम्मद गौरी को। कभी भोजन में जहर मिलाने का प्रयास किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, लेकिन मोहम्मद गौरी नहीं मरने वाला था। बहुत सुरक्षा, बीच में प्रयास करते रहें कि हम पृथ्वीराज चौहान से कैसे भी मिल जाएं, लेकिन उन्हें ऐसे गुप्त कारागार में रखा था कि वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। पूरे 14 वर्ष लग गए पृथ्वीराज चौहान तक पहुँचने में चंद्रबरदाई को। 14 वर्ष बाद ये पृथ्वीराज चौहान से मिले। कितने वर्ष बाद? 14 वर्ष बाद। वो समय था 2006 का, 1206 का, 1206 का समय था, 1206 ईस्वी का समय था।
पृथ्वीराज चौहान की हालत देखी, उनकी आंखें नहीं हैं, उनके साथ इतना अत्याचार। कहा कि अब समय आ गया है बदला लेने का। अब आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। हमारे मन में एक योजना है, योजना सुनाएं, कहें कि हम कैसे भी कन्विंस करेंगे, कैसे भी समझाएंगे गौरी को, उसको बताएंगे कि आपको शब्द भेदी बाण चलाना आता है, और वो एक प्रदर्शनी रखवाएगा इसकी, और उसी प्रदर्शनी का फ़ायदा उठाकर आप उसे मार दीजिएगा। प्लान बनाएं और उनको बताएं कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसके बाद कैसे भी जाकर समझा दिए कि आपको पता है पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने की कला आती है। शब्द आवाज़ सुनकर वो बाण चला देते हैं, सीधे निशाने पर लग जाता है, बिना देखे बाण चला सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, हाँ तो ठीक है, हम देखना चाहेंगे। तो पूरा मैदान में एकदम अपना दरबार लगवाया, अपना सिंहासन पर बैठा, एकदम ऊंचा सिंहासन पर, और पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया। हाथ में धनुष बाण, निशाना सामने है, आ गया, इस पर घंटी बजेगा, इस निशाने के सामने वो बड़का घंटी टंगवा दिएगा, घंटी बजेगा, आवाज़ को सुनकर निशाना लगाओ, देखें कैसे लगता है निशाना। तो पृथ्वीराज चौहान धनुष तान लिए, घंटी बजा, लेकिन निशाना नहीं लगाए। ये हंसने लगा मोहम्मद गौरी, हाँ शब्द भेदी बाण चलाएंगे, क्यों नहीं चला रहा। चंद्रप्रताप ने कहा कि महाराज ऐसी बात है, सुल्तान बात ऐसी है, ये अभी आपके बंदी हैं, तो आपकी आज्ञा के बिना ये कुछ करने वाले हैं, आप आज्ञा दीजिए तो ये चलाएंगे। तो खुश हो गया, हमारी आज्ञा से ये काम करेगा। आज तक तो झुकने के लिए तैयार ही नहीं था, जोश में पड़ा, मैं बोला आज्ञा है। अब जैसे ये आज्ञा है शब्द सुना तो उसके पोजीशन का पता चल गया, पृथ्वीराज चौहान कहाँ बैठा है, पोजीशन का पता चल गया। लेकिन उसकी दूरी, उसकी दिशा का तो पता चली, इस दिशा में है, इस दिशा से बोल रहा है, लेकिन उसकी दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, उसमें थोड़ा कन्फर्मेशन इनको नहीं था। तो कन्फर्मेशन देने के लिए, कन्फर्म कराने के लिए इनको चंद्रप्रताप ने एक दोहा बोला। क्या दोहा बोला? अरे 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। सुनते ही पृथ्वीराज ने चला दिया बाण और चला गया सुल्तान, हो गया उसका काम तमाम। तो कहा कि 4 बांस जितनी ऊंचाई पर, आप कहेंगे बांस छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, इसीलिए ना गुप्त मंत्र दिए थे, आइडिया दिए थे, कोड वर्ड था उनका, बता देंगे एक बांस का मतलब इतना हाइट, आप समझिएगा, हम उस हिसाब से बता देंगे। 2 बांस, 2.5 बांस, 3 बांस, 3.5 बांस, इस तरह करके 3.25 बांस हम बता देंगे आपको कितना ऊंचाई पर है। कहते 4 बांस जितनी ऊंचाई पर, 24 गज जितनी दूरी पर, और 8 अंगुल ऊंचे सिंहासन पर, गद्दी पर। 8 अंगुल की ऊंचाई पर गद्दी है, माने 24 गज और 8 अंगुल की ऊंचाई पर उसका कमर है। गद्दी पर बैठा हुआ कमर वहीं पर होगा। गद्दी कितना चौड़ा? 8 अंगुल, बैठा है उसी पर। तो कमर है 24 गज 8 अंगुल पर, उतना निशाना आप लगाइए कि उसके ऊपर लगे, कहीं उसकी मौत हो जाए। ये 8 में और ही 8 जोड़ दिए और छाती तक चला, या बाण चलाएं, छाती में बाण लगा और ये सिधार गया। प्लान पहले ही बना लिया था इन्होंने कि इसको मारने के बाद इसके जो भी सेना इसकी होगी, इसके सहयोगी जो भी होंगे, क्योंकि इनका मुल्क है, इनका देश है, ये हमें छोड़ेंगे नहीं, तो इनके हाथ से मरने से बढ़िया हम एक दूसरे को मार दें। तो दोनों ने एक दूसरे को खंजर घोंप के मार दिया। तो इस तरह से ये कहानी हम शुरू से सुनते आए हैं, ऐसी कहानी है हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान की। तो 1206 ईस्वी में चला गया कौन? मोहम्मद गौरी, ख़त्म हो गया। अब 1206 ईस्वी में जैसे ही मोहम्मद गौरी का द एंड हुआ, तो ये खबर पहुंची कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, जो उस समय दिल्ली सल्तनत चला रहा था। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई थी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से ही हो गई थी। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? तो गुलाम वंश था, स्लेव डायनेस्टी। पहला वंश गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश। इसका संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चला, कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा गया कि अब तो सुल्तान रहे नहीं, तो आप उनके प्रतिनिधि के रूप में नहीं, अब आप सुल्तान के रूप में ही यहाँ प्रशासन करें।
कुतुबुद्दीन का ऐबक ने कहा कि हम इतने एहसान फरामोश हैं क्या जी, हम वफादार हैं, हम मलिक के रूप में यहाँ पर काम करते थे, करेंगे। तो मलिक के रूप में काम करते हैं, करते रहेंगे, सिपाह सालार के रूप में काम करते थे, करते रहेंगे। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। मलिक सिपाह सालार, मलिक या सिपाह सालार बन के रहा, सुल्तान नहीं बना, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। मलिक या सिपाह सालार, सिपाह सालार बन के इसने शासन को संभाला। इसने हसन निजामी और फ़क्र ए मुद्दबीर को संरक्षण दिया था। इसे लक्ष्य लिख लीजिएगा, हसन निजामी, हसन निजामी, निजामी और फ़क्र ए मुद्दबीर, फ़क्र ए मुद्दबीर को संरक्षण दिया, संरक्षण दिया। इसे लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श। क्यों कहा जाता था? लोग का मानना था बड़ा उदारवादी है, बड़ा दान करता है, लाखों का दान इसने किया है, इसलिए लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श देने वाला, लाखों का दान करने वाला। इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर का है, उसको इसी ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में जो है, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ढाई दिन का झोंपड़ा बनवाया था, ठीक। अजमेर का, ठीक। अच्छा, इसने कुव्वत अल इस्लाम नाम का जो मस्जिद है, भारत का पहला मस्जिद माना जाता है। कुव्वत अल इस्लाम, कुव्वत अल इस्लाम, इसको इसी ने बनवाया था। कुव्वत अल इस्लाम दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक। तो कुव्वत अल इस्लाम को इसने बनवाया। इसी के पास कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार की भी नींव इसी ने रखी, इसको बनवाने का काम इसी ने शुरू किया। बख्तियार काकी के याद में, बख्तियार काकी की स्मृति में, जो एक सूफी संत था, सूफी संत थे बख्तियार काकी, सूफी संत बख्तियार काकी, बख्तियार काकी की स्मृति में, याद में कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया। किसका काम शुरू करवाया? कुतुब मीनार का। लेकिन 1210 में चौगान खेलने से इसकी मृत्यु हुई। चौगान खेलते हुए, चौगान एक खेल होता है, घोड़े पे बैठ के हाथी खेला जाता है, हाथी जैसा डंडा होता है, उसे गिन्ना को मारा जाता है, घोड़े पे बैठ के, घोड़े पर दौड़ाया जाता है, दौड़ दौड़ के मारा जाता है घोड़े पे। उसी का मॉडिफाइड फॉर्म आज का है पोलो गेम। पोलो गेम जो आप खेलते हैं, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक। तो कुतुब मीनार की नींव इसी ने डलवाई थी। इसका निर्माण आगे इसके गुलाम और इसके दामाद ने, जो एक ही था इल्तुमिश, उसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। इधर लिख रहे हैं। तो इल्तुमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। हाँ, ये हमें सुनने को मिलता है कि बिजली गिरने से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया, तो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार करा, इसका पुनर्निर्माण कराया। इसमें बिजली गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गया, तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। नीचे नहीं दिखेगा, नाम लिख देते हैं ऊपर इधर, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक। फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई।
लोग शोक में डूबे हुए हैं, लाख वक्त चला गया, तो उन्हें शोक में डूबे रहने दें, उनके बंधु बांधवों को। शोक में आने के बाद वो शांत होंगे जब तक, तब हम अशांत होंगे और अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु भारतस्य संस्कृति, जय श्री राम।